पर्यावरण एवं धारणीय विकास। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप पर्यावरण की अवधारणा को समझेंगे। पर्यावरण अधोगति और संसाधन अपचय के कारणों तथा प्रावधानों का विश्लेषण कर सकेंगे। भारत के समक्ष पर्यावरण चुनौतियों की प्रकृति को समझेंगे। पर्यावरण मुद्दों को धारणीय विकास के व्यापक संदर्भों से जोड़ सकेंगे। पर्यावरण को यदि यथावत छोड़ दिया जाए तो वह निरंतर लाखों वर्षों तक जीवित जीवन का सहारा बन सकता है। इस योजना में एकमात्र सर्वाधिक अस्थिर और संभावित विनाशकारी शक्ति मानव प्रजाति है। मनुष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण में जाने अनजाने दूरगामी और अपरिवर्तनीय बदलाव लाने की क्षमता रखता है। अनजान परिचय। पिछले अध्यायों में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की है। अभी तक प्राप्त आर्थिक विकास को हमने भारी कीमत चुकाई है। इसके लिए हमें पर्यावरण की गुणवत्ता की बलि देनी पड़ी है। अब जैसे जैसे हम वैश्वीकरण में जिसका संकल्प उचित आर्थिक समृद्धि है प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे हमें पहले के विकास पथ के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखना होगा और ध्यानपूर्वक धारणीय विकास के पथ को चुनना होगा। हमारे द्वारा आपने अपनाए गए विकास के आधारणीय पथ और धारणीय विकास की चुनौतियों को समझने के लिए सबसे पहले हमें आर्थिक विकास में पर्यावरण के महत्व और योगदान को समझना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग पर्यावरण के कार्यों व भूमि के से संबंधित है। दूसरा भाग में भारत में पर्यावरण की स्थिति पर चर्चा की गई है और तीसरे भाग में धारणीय विकास प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों और युक्तियों पर विचार किया गया है। पर्यावरण परिभाषा और कार्य। पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें वे सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सभी जीवित तत्व जैसे पंछी, पशु, पौधे, वन, मत्स्य आदि जैविक तत्व हैं, जबकि हवा, पानी, भूमि अजैविक तत्व है। चट्टान और सूर्य किरण पर्यावरण के अजैविक तत्वों के उदाहरण हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इन्हीं अजैविक और जैविक घटकों के बीच अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण के कार्य। पर्यावरण 4 आवश्यक कार्य करता है। यह संसाधनों की पूर्ति करता है जिसमें नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण दोनों प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। नवीनीकरण योग्य संसाधन वे हैं जिनका उपयोग संसाधन के क्षय या समाप्त होने की आशंका के बिना किया जा सकता है, अर्थात संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। नवीनीकरण संसाधन के उदाहरणों में वनों में पेड़ और समुद्र में मछलियां हैं। दूसरी ओर गैर नवीनीकरण योग्य संसाधन वे हैं जो किसी की निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन यह अवशेष को समाहित कर लेता है। यह जननिक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है। यह सौंदर्य विषयक सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे कि कोई सुंदर दृश्य चित्र 9.1 ताजा पानी के कुछ स्रोत जो प्रदूषण रहित दृश्य में दिखाई गई है। पर्यावरण इन कार्यों को बिना किसी व्यवधान के तभी कर सकता है जब तक कि ये कार्य उसकी धारणा क्षमता की सीमा में है। इसका अर्थ है कि किसी संसाधनों का निष्कर्षण इनके पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं है और उत्पन्न अवशेष पर्यावरण की समावेशन क्षमता के भीतर है। जब ऐसा नहीं होता तो पर्यावरण जीवन पोषण का अपना तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य करने में असफल हो जाता है और इससे पर्यावरण संकट पैदा होता है। पूरे विश्व में आज ही यही स्थिति है। विकासशील देशों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकसित देशों में समृद्ध उपभोग तथा उत्पादक मानकों ने पर्यावरण के पहल 2 कार्यों पर भारी दबाव डाला है। अनेक संसाधन विलुप्त हो गए हैं और सृजित अवशेष पर्यावरण के अवशेषीय क्षमता
के बाहर है। अवशोषीय क्षमता का अर्थ पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से है। इसके कारण ही आज हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर खड़े हैं। विकास के क्रम में नदियां और अन्य जल स्रोत प्रदूषित हुए हैं और सूख गए हैं। इसने जल को एक आर्थिक वस्तु बना दिया है। इसके साथ इन्हें कीजिए, जल एक आर्थिक उपभोक्ता वस्तु क्यों बन गया है, चर्चा कीजिए। नीचे दी गई सारणी में जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण से होने वाले कुछ आम रोगों और बीमारियों के नाम भरें। वायु प्रदूषण से दमा, जल प्रदूषण से हैजा, ध्वनि प्रदूषण से कान का कम सुनने की क्षमता। भाग से 9.1 वैश्विक उष्णता पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसतन तापमान में वृद्धि को कहते हैं। वैश्विक उष्णता औद्योगिक क्रांति से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी है। वर्तमान में और आने वाले दिनों में वैश्विक उष्णता में अधिकांशतः मानव उत्प्रेरित है। यह मानव द्वारा वन विनाशी तथा जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस तथा दूसरी गैसें जिनमें गर्माहट को सोखने की क्षमता है, वातावरण में मिलने से हमारे वायुमंडल की सतह गर्म हो जाएगी। 1750 के पूर्व औद्योगिक स्तरों से अब तक कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 वायुमंडलीय संकेंद्रण में क्रमशः 31% और 149% की वृद्धि हुई है। पिछली शताब्दी में वायुमंडलीय तापमान में 1.1 यानी 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और समुद्र तल कई इंच ऊपर उठ गया है। वैश्विक उष्णता के कुछ दीर्घकालीन परिणाम है। ध्रुवीय हिम का पिघलना, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि और बाढ़ का प्रकोप, हिम पिघलाव और निर्भर पेयजल की पूर्ति में पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण प्रजातियों की विलुप्त, उष्णकटिबंधीय तूफानों को बारंबारता और उष्णकटिबंधीय रोगी के प्रभाव में बढ़ोतरी। वैश्विक उष्णता में योगदान करने वाले अन्य तत्व हैं कोयला व पेट्रोल उत्पादन का प्रज्वलन। ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन के स्रोत हैं। वन विनाशीय, जो कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करता है। जानवरों की अपशिष्ट से निकलने वाले मीथेन गैस और पशु की संख्या में वृद्धि, जो कि वन विनाशीय मीथेन उत्पादन और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में योगदान करती हैं। 1997 में क्योटो, जापान में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, जिसमें वैश्विक उष्णता का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। इस समझौते में औद्योगिकीकृत राष्ट्रों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की मांग की गई। स्रोत www.cipnedia.org ही नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधनों के गहन और विस्तृत निष्कर्षण से अनेक महत्वपूर्ण संसाधन विलुप्त हो गए और हमें नए संसाधन की खोज में प्रौद्योगिकी व अनुसंधान पर विशाल राशि व्यय करने के लिए मजबूर है। इसके साथ जुड़ी है पर्यावरण अपक्षय की गुणवत्ता की स्वास्थ्य लागत और जल और वायु की गुणवत्ता की गिरावट। भारत में 70% और जल प्रदूषित है से सांस और जल संक्रमण रोगों की घटनाएं बढ़ी है। परिणाम स्वरूप व्यय भी बढ़ता जा रहा है। वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे कि वैश्विक उष्णता और ओजोन क्षय की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है, जिसके कारण सरकार को अधिक धन व्यय करना पड़ा है। अतः यह स्पष्ट है कि नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों का अवसर लागत बहुत अधिक है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या पर्यावरण समस्याएं इसी शताब्दी के लिए नहीं हैं? यदि ऐसा है तो क्यों? इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ विस्तार में जाने की भाग से 9.2 ओजोन अपक्षय का अर्थ समताप मंडल में ओजोन की मात्रा की कमी है। ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर हैं। इन यौगिकों के मूल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर को ठंडा रखने वाले पदार्थ या एरोसोल प्रोपेलेंट्स में तथा अग्निशामक में प्रयुक्त किए जाने वाले ब्रोमोफ्लोरोकार्बन
में होता है। ओजोन स्तर के अपक्षय के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी विकिरण यूवी पृथ्वी की ओर आते हैं और जीवों को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसा लगता है कि कारण से मनुष्यों में त्वचा कैंसर होता है। यह पादप प्लवक फिटोप्लैंक्टन के उत्पादन को कम कर जलीय जीवों को प्रभावित करता है। यह स्थलीय पौधों की समृद्धि को भी प्रभावित करता है। 1979 से 1990 के बीच स्तर में लगभग 5% की कमी आई है। चूंकि ओजोन स्तर सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोकता है, इसीलिए अनुमानित ओजोन में कमी विश्व भर में चिंता का विषय है। इसके कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ा। इसके तहत सीएफसी यौगिक तथा अन्य ओजोन अपक्षय रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाना पड़ा, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमेथेन जिसे मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, तथा ब्रोमाइन यौगिक तत्व जिन्हें हैलोन कहा जाता है। स्रोत WWCEUHU आवश्यकता है। प्रारंभ के दिनों में जब सभ्यता शुरू ही हुई थी, यहाँ जनसंख्या में इस असाधारण वृद्धि के पूर्व और देशों द्वारा औद्योगिकरण अपनाने के पहले पर्यावरण संसाधनों की मांग। चित्र 9.2 दामोदर घाटी भारत के सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्र में एक है। भारी उद्योग से प्रदूषणकारी तत्व दामोदर घाटी के किनारे जमा होकर पर्यावरण संकट उत्पन्न कर रहे हैं। चित्र में दामोदर घाटी का दृश्य दिखाया गया है और सेवाएं उनकी पूर्ति से बहुत कम थी। इसका अर्थ हुआ कि प्रदूषण पर्यावरण की अवशोषित क्षमता के भीतर था तथा संसाधन निष्कर्षण की दर इन संसाधनों के पुनः सर्जन की दर से कम थी, इसीलिए पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई थी। लेकिन जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्रांति के आगमन से स्थिति बदल गई। परिणाम स्वरूप उत्पादन और उपभोग के लिए संसाधनों की मांग संसाधनों की पूर्ति सर्जन की दर से बहुत अधिक हो गई। पर्यावरण की अवशोषित क्षमता पर दबाव बुरी तरह से बढ़ गया है। यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। इस तरह से पर्यावरण की गुणवत्ता के मामले में मांग पूर्ति संबंध पूरी तरह से उलट गए। अब हमारे सामने पर्यावरण संसाधनों और सेवाओं की मांग अधिक है, लेकिन उनकी पूर्ति सीमित है, जिसके कारण अधिक उपयोग और दुरुपयोग है। इसीलिए अवशिष्ट सृजन और प्रदूषण के पर्यावरण मुद्दे आजकल बहुत गंभीर हो गए हैं। चित्र 9.3 वन कटाव द्वारा भूमि अपक्षय, जैविक विविधता की क्षति तथा वायु प्रदूषण का दृश्य ये दिखाई गई है। भारत की पर्यावरण स्थिति, भूमि की उच्च गुणवत्ता, सैकड़ों नदियों व उप नदियों, हरे भरे वन, भूमि के सतह के नीचे बहुत ही मात्रा में उपलब्ध खनिज पदार्थ, हिंद महासागर का विस्तृत क्षेत्र, पहाड़ों की श्रृंखला आदि के रूपों में भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है। दक्षिण के पठार की काली मिट्टी विशिष्ट रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके कारण ही इस क्षेत्र में कपड़ा उद्योग केंद्रित है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक गंगा का मैदान है, जो कि विश्व के अत्यधिक उर्वरक क्षेत्रों में से एक है और विश्व में सबसे गहन खेती और घनत्व जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारतीय वन वैसे तो असमान रूप से वितरित है, फिर भी वे उनका अधिकांश जनसंख्या को हरियाली और उसके वन जीवन को प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं। देश में लौह, अयस्क, कोयला और प्राकृतिक गैस के भारी भंडार है। भारत में ही विश्व के समस्त लौह अयस्क का भंडार 8% उपलब्ध है। हमारे देश के विभिन्न भागों में बॉक्साइट, तांबा, क्रोमेट, हीरा, सोना, सीसा, भूरा, कोयला, मैंगनीज, जिंक, यूरेनिक इत्यादि भी मिलते हैं। लेकिन भारत में विकास गतिविधियों के फलस्वरूप उसके सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। इसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर भी उसका असर पड़ रहा है। भारत के पर्यावरण को दो तरफा खतरा है। एक तो गरीबी के कारण पर्यावरण का अपक्षय और दूसरा खतरा संसाधन संपन्नता और तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण से। भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्याओं में वायु प्रदूषण, दूषित जल, मृदा क्षरण, वन कटाव और वन्य जीवन की विलुप्त है। इनमें से प्रमुख ये है क भूमि अपक्षय, ख जैविक विविधता की हानि, ग शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण, ख ताजे पानी का प्रबंधन और अंग ठोस अपशिष्ट
शिष्ट बाक्स 9.3 चिपको या अपिपको नाम से क्या रखा है। आप चिपको आंदोलन के बारे में जानते होंगे, जिसका उद्देश्य हिमालय पर्वतों में वनों का संरक्षण करना है। कर्नाटक में एक ऐसे ही आंदोलन ने एक दूसरे नाम लिया, अपिको, जिसका अर्थ है बाहों में भरना। 8 सितंबर 1883 को सिरसी जिले के सलकानी वन में वृक्ष काटे जा रहे थे। 160 स्त्री पुरुष और बच्चों ने पेड़ को बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने वाले को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे अगले 6 सप्ताह तक वन की पहरेदारी करते रहे। इन स्वयंसेवकों ने वृक्षों को तभी छोड़ा जब वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वृक्ष वैज्ञानिक आधार पर और जिले की वन संबंधी कार्य योजना के तहत काटे जाएंगे। जब ठेकेदार द्वारा वाणिज्यिक कटाई से अनेक प्राकृतिक वनों को हानि पहुंची तो वृक्ष को बाहों में भर लेने के विचार ने लोगों में यह आशा और विश्वास उत्पन्न किया कि वे वनों का संरक्षण कर सकते हैं। उस विशेष घटना से जब वृक्षों की कटाई रुक गई, लोगों के द्वारा 12,000 वृक्षों को बचाया गया। कुछ ही महीनों में यह आंदोलन पास के कई जिलों में भी फैल गया। ईंधन की लकड़ी और औद्योगिक प्रयोग के लिए पेड़ों की बेरोक टोक कटाई से अनेक पर्यावरण समस्याओं का जन्म हुआ। उत्तर की कनारा क्षेत्र में एक कागजी मिल बनाने के 12 साल बाद उस क्षेत्र में बांस विलुप्त हो गया। एक किसान ने यह बतलाया कि बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पेड़ जो कि भूमि को वर्षा के प्रत्यक्ष आक्रमण से किसानों को यह बतलाया कि बड़ी आक्रमण से रक्षा करते थे, समाप्त कर दिए गए। इससे मिट्टी वर्षा जल के साथ बह गई और अब सिर्फ कंकड़ वाली मिट्टी रह गई है। अब घास के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं पैदा होता। किसान यह भी शिकायत करते हैं कि नदियाँ और उपनदियाँ जल्द सूख रही हैं और वर्षा की मात्रा भी अनियमित हो गई है। ऐसी बीमारियों और कीटाणुओं से पहले नहीं थे। फसलों को नुकसान पहुंच रहे हैं। अपिको स्वयं सेवक ठेकेदारों और वन अधिकारियों से यह चाहते हैं कि वे कुछ नियमों और प्रतिबंधों का पालन करें। उदाहरण के लिए वे चाहते हैं कि काटने के लिए वृक्षों को चिन्हित करने से पूर्व स्थानीय जनता से परामर्श लिया जाए और किसी जल स्रोत के 100 मीटर क्षेत्र में और 30 डिग्री और उसके ऊपर की ढलान के वृक्षों को न काटा जाए। क्या आप जानते हैं कि उद्योग को सरकार वन्य भूमि प्रदान करती है ताकि वे औद्योगिक उत्पादन के लिए वनों को कच्चे माल उपलब्ध करा सके। भले ही एक कागज मिल 10,000 मजदूरों और एक प्लाईवुड फैक्ट्री 800 लोगों को नौकरी देती है, परंतु यदि यह 10 लाख लोगों को अपने दैनिक आवश्यकताओं से वंचित कर देती है तो क्या यह स्वीकार्य है? आप क्या सोचते हैं? स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट टू द सेकेंड सिटीजन्स रिपोर्ट 1984 से 85, सेंटर साइंस एंड एनवायरमेंट 1996। नई दिल्ली चित्र में ये लोग वृक्ष से चिपके हुए दिखाए गए हैं। प्रबंधन भारत में भूमि का अपक्षय विभिन्न मात्रा और रूपों में हुआ है, जो कि मुख्य रूप से अस्थिर प्रयोग और अनुपयुक्त प्रबंधन कार्य प्रणाली का परिणाम है। भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारण है। वन विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि, अधारणीय जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण, खेती बाड़ी, वन भूमि और अतिक्रमण, अंग वनों में आग और अत्यधिक चराई, भू संरक्षण हेतु भारत विश्व जनसंख्या का लगभग 17% और विश्व पशुधन का 20%, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 2.5% क्षेत्र का आश्रय देता है। जनसंख्या और पशुधन का अधिक घनत्व और वानिकी कृषि, चराई, मानव बस्तियां और उद्योग के प्रतिस्पर्धी उद्योग से देश के नीचे भू संसाधन में भारी दबाव पड़ता है। देश में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.06 हेक्टेयर है, जबकि बुनियादी आवश्यकताओं इन्हें कीजिए। आर्थिक विकास में पर्यावरण के योगदान में छात्रों को समझाने के लिए निम्न खेल खेला जा सकता है। छात्र किसी उद्यम द्वारा प्रयुक्त
किसी उत्पाद का नाम ले और दूसरे छात्र उसकी जुड़े जड़ों को प्राकृतिक और पृथ्वी की खोज खोज सकता है। ट्रक, स्टील और रबर, पृथ्वी खनिज लोहा, स्टील, पृथ्वी वन वृक्ष रबर, पृथ्वी वन वृक्ष कागज पुस्तकें, प्राकृतिक पौधा कपास वस्त्र, पृथ्वी पेट्रोल, पृथ्वी खनिज लोहा मशीनें। ट्रक ड्राइवर को काले धुएं का उत्सर्जन करने के कारण 10,000 रुपये चालान के रूप में भुगतान करना पड़ा। क्या आपने समझा कि उसे क्यों दंड दिया गया? यह क्या सही था? चर्चा कीजिए। समुचित उपायों को न अपनाया जाना। 6 अनुचित फसल चक्र जो कृषि रसायन का अनुचित प्रयोग जैसे रासायनिक खाद और कीटनाशक। 6 सिंचाई व्यवस्था का नियोजन तथा अविवेकपूर्ण प्रबंधन। भूमि जल का पूर्ण क्षमता से अत्यधिक निष्कर्षण। ड संसाधनों का निर्बाध उपलब्ध और अंग कृषि पर निर्भर लोगों की दरिद्रता की पूर्ति के लिए संख्या 0.76 हेक्टेयर होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप वनों की कटाई स्वीकार्य सीमा से लगभग 15 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिक होती है। मृदा क्षरण के अनुमान यह दर्शाते हैं कि पूरे देश में एक वर्ष में भूमि का क्षरण 5.3 बिलियन टन प्रतिशत की दर से हो रहा है और इससे देश के प्रत्येक वर्ष 0.8 मिलियन टन नाइट्रोजन भाग 9.4 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में वायु तथा जल प्रदूषण की 2 प्रमुख वातावरण चिंताओं से निपटने के लिए सरकार ने 1974 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड CPCB की स्थापना की। इसके बाद राज्य सरकार पर सभी पर्यावरण चिंताओं से निपटने के लिए राज्य ने अपने अपने बोर्ड बनाए। ये बोर्ड CPCB जल, वायु और भूमि प्रदूषण से संबंधित सूचनाओं का संकलन और वितरण करते हैं। ये कचड़े व्यापार, निकास और उत्सर्जन के मानक निर्धारित करते हैं। ये बोर्ड सरकार को जल प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए जलधाराओं द्वारा नदियों और कुओं की स्वच्छता के संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। इनका कार्य वायु की गुणवत्ता में सुधार भी है। ये देश में वायु प्रदूषण के नियंत्रण द्वारा भी सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। ये बोर्ड जल व वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की जांच व अनुसंधान भी करते हैं और ऐसी जांच व अनुसंधान के प्रयोजित करते हैं। इसके लिए वे जन संचार के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम संगठित करते हैं। PCB कचरे व वाणिज्य अपशिष्टों के निपटान और उपचार से संबंधित नियमावली, संहिता और मार्गदर्शक सूचिका तैयार करते हैं। उद्योग के विनियमन द्वारा ये वायु गुणवत्ता और मूल्यांकन करते हैं। वास्तव में अपने जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से राज्य बोर्ड अपने क्षेत्र अधिकारी में आने वाले प्रत्येक उद्योग का समय समय पर निरीक्षण, निकास और गैसीय उत्सर्जन के हेतु उपलब्ध उपायों का पर्याप्तता का विश्लेषण करने के लिए करता है। ये उद्योग स्थल निर्धारण व नगर नियोजन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तथा वायु गुणवत्ता आंकड़े भी प्रदान करता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन, संपादन और वितरण करते हैं। 125 नदियां, इसमें उप नदियां भी शामिल हैं। कुएं, झील, खाड़ी, तालाब, टैंक, नाले और नहरों में जल की गुणवत्ता की देखरेख करते हैं। निकट के कारखानों, सिंचाई विभाग में जाइए और जल तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए उपायों का वितरण इकट्ठा कीजिए। वायु तथा जल प्रदूषण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम को आप समाचार पत्रों, रेडियो और दूरदर्शन या अपने स्थानीय इलाकों में विज्ञापन पत्रों में देखते होंगे। कुछ समाचार कतरने, पैम्फलेट और अन्य सूचनाएं एकत्र करें और कक्षा में उन पर चर्चा करें। 1.8 मिलियन टन फास्फोरस, 26.3 मिलियन टन पोटेशियम तथा नुकसान होता है। भारत सरकार के अनुसार प्रत्येक वर्ष भूमि क्षय से 5.8 मिलियन टन से 8.4 मिलियन टन पोषक तत्वों की क्षति होती है। भारत में शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण बहुत है, जिसमें वाहनों का सर्वाधिक योगदान है। कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योगों के भारी जमाव और थर्मल पावर संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण होता है।
वाहन उत्सर्जन चिंता का प्रमुख कारण है, क्योंकि यह धरातल पर वायु प्रदूषण का स्रोत है और आम जनता पर अधिकतम प्रभाव डालता है। मोटर वाहनों की संख्या 1951 के 3 लाख से बढ़कर 2016 में 23 करोड़ हो गई। 2016 में व्यक्तिगत परिवहन वाहन केवल 2 पहियों और कार संख्या कुल पंजीकृत वाहनों का 85% थी। इस तरह ये कुल वायु प्रदूषण बोझ में उल्लेखनीय योगदान करते हैं। भारत विश्व का 10वां सर्वाधिक औद्योगिक देश है, लेकिन इसके कारण ये अनचाहे और अप्रत्याशित परिणाम जैसे अनियोजित शहरीकरण, प्रदूषण और दुर्घटना का जोखिम जुड़े हुए जुड़े हुए हैं। इन्हें भी कीजिए। आप किसी भी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में वायु प्रदूषण के माप का स्तंभ देख सकते हैं। इस पर दिवाली से एक सप्ताह पूर्व, दिवाली के दिन और दिवाली के 2 दिन बाद के समाचार काटिए। क्या आप इनके माप में कोई महत्वपूर्ण अंतर देखते हैं? अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उद्योगों के 17 श्रेणियों की पहचान बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में की है। बॉक्स 9.4 देखें। उपर्युक्त बिंदु भारतीय पर्यावरण की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम तब तक कारगर नहीं होंगे जब तक कि हमें सोच समझकर धारणीय विकास के रास्ते को नहीं चुनते। भावी पीढ़ियों के भविष्य की दृष्टि के लिए किया गया विकास ही चिर अस्थायी होगा। बिना भावी पीढ़ी की चिंता किए अपने वर्तमान जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए किए विकास कार्य संसाधनों तथा पर्यावरण का अपचय इस गति से करेंगे जिससे पर्यावरण संबंधी तथा आर्थिक संकट दोनों पैदा हो सकते हैं। धारणीय विकास, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। अतः पर्यावरण पर होने वाले परिणामों का अवहेलना करने वाला विकास उस पर्यावरण का विनाश कर देगा जो जीवन की धारणा करता है। अतः आवश्यकता है कि ऐसे विकास की भावी पीढ़ियों को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी के द्वारा उपभोग की गई सुविधाओं के बराबर हो। धारणीय विकास की अवधारणा पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED ने बल दिया, जिसने इसे इस प्रकार परिभाषित किया: ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करे। इस परिभाषा को दोबारा पढ़ें। आप देखें कि आवश्यकता और भावी पीढ़ियां ये 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। परिभाषा में आवश्यकता की अवधारणा का संबंध संसाधनों के वितरण से है। सम्मेलन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर जिसने उपयुक्त परिभाषा दी है। धारणीय विकास की व्याख्या सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति और एक अच्छे जीवन की आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए सभी को अवसर प्रदान करने के रूप में भी की। सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों की पुनर्वितरण की आवश्यकता होगी। इसीलिए यह एक नैतिक प्रश्न है। एडवर्ड बारबियर ने धारणीय विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी, जिसे आय, वास्तविक आय, शैक्षिक सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, जल पूर्ति इत्यादि के रूप में परिणात्मक रूप से मापा जा सकता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि धारणीय विकास का लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी व सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन प्रदान करना है, जिससे संसाधन अपचय, पर्यावरण अपचय, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो। इस अर्थ में धारणीय विकास का अर्थ उस विकास से है जो सभी की, विशेष रूप से बहुसंख्यक निर्धनों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल, आवास आदि की पूर्ति करे और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि, विनिर्माण, बिजली और सेवाओं की वृद्धि सुनिश्चित करे। वुडलैंड कमीशन ने भावी पीढ़ियों को संरक्षित करने पर जोर दिया। यह पर्यावरणविदों के
उस तरीके के अनुकूल है जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भावी पीढ़ी को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें। दूसरे शब्दों में वर्तमान पीढ़ी को आगामी पीढ़ी द्वारा एक बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकारी के रूप में सौंपा जाना चाहिए। कम से कम हमें आगामी पीढ़ी के जीवन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों का भंडार छोड़ना चाहिए जो कि हमें उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुआ है। वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि ऐसा विकास का संवर्धन करे कि प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण का सामंजस्य स्थापित करे जो कि प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, विनाश की प्राकृतिक पारिस्थितिकी व्यवस्था का पुनर्जनन क्षमता की सुरक्षा और भविष्य की यह पीढ़ियों के ऊपर अतिरिक्त खर्च या जोखिम को हटाने के अनुकूल हो। हरमन डेली एक विख्यात पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री के अनुसार धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। मानव जनसंख्या की पर्यावरण की धारणा क्षमता के स्तर तक सीमित करना होगा। पर्यावरण की धारणा क्षमता की एक जहाज के भार ढोने की क्षमता के समान है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की क्षमता के अभाव में मनुष्यों की संख्या पृथ्वी की धारण क्षमता से अधिक हो जाती है जो हमारे धारणीय विकास से दूर ले जाते हैं। प्रौद्योगिकी प्रगति आगत निपुण हो न कि आगत उपभोगी। गौर नवीनीकरण संसाधनों का निष्कर्षण धारणीय आधार पर हो ताकि किसी भी स्थिति में निष्कर्षण की दर पुनर्सृजन की दर से अधिक न हो। गैर नवीनीकरण संसाधनों का अपचय दर नवीनीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होना चाहिए। अंग प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं का सुधार किया जाना चाहिए। धारणीय विकास की रणनीति ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए थर्मल और हाइड्रो पावर संयंत्रों पर बहुत अधिक निर्भर है। इन दोनों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। थर्मल पावर संयंत्र बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं जो एक ग्रीन हाउस गैस है। थर्मल पावर प्लांटों से बड़ी मात्रा में धुएं के रूप में राख भी निकलती है जिसका उचित उपयोग न हो तो जल, भूमि और पर्यावरण के अन्य संकटों को प्रदूषण का कारण हो सकता है और जल विद्युत परियोजना से वन जलमग्न हो जाते हैं और नदी प्रवाह क्षेत्रों तथा नदी की घाटियों के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप करते हैं। वायु शक्ति और सौर किरणें पारंपरिक ऊर्जा के अच्छे उदाहरण है। तकनीकी ज्ञान के अभाव में इसका विस्तृत रूप से अभी तक विकास नहीं हो पाया है। चित्र 9.4 गोबर गैस संयंत्र में ईंधन उत्पादन के लिए गोबर का प्रयोग चित्र में दिखाई गई है। ये संयंत्र इन्हें कीजिए दिल्ली में बस से और अन्य सार्वजनिक जन परिवहन पेट्रोल या डीजल के बजाय उच्च दाब और सीएनजी का उपयोग करते तथा कुछ वाहन परिवर्तनीय इंजनों का उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग स्ट्रीट लाइट के लिए किया जाता है। दिल्ली में भी एक विषम व्यवस्था के अंतर्गत तथा कथित विशिष्ट दिनों के लिए पंजीकृत वाहन संख्या के अनुरूप सड़कों पर वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। इन परिवर्तनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत में धारणीय विकास की आवश्यकता पर अपनी कक्षा में परिचर्चा का आयोजन कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी गोबर गैस ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार प्राय लकड़ी, उपले और अन्य जैविक पदार्थों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। इससे वन विनाश, हरित क्षेत्र में कमी, मवेशियों के गोबर का अप्रत्यय और वायु प्रदूषण जैसे अनेक प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए सहायकीय द्वारा कम कीमत पर तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी पदार्थ की जा रही है। इसके अतिरिक्त गोबर गैस संयंत्र आसान ऋण और सहायकीय देकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जहां तक तरल पेट्रोलियम गैस का संबंध है, यह एक स्वच्छ ईंधन है जो कि परिवारों में प्रदूषण को काफी हद तक कम करता है। इससे इसमें ऊर्जा का अपव्यय भी न्यूनतम होता है। गोबर गैस संयंत्र को चलाने के लिए गोबर को संयंत्र में डाला जाता है और उससे गैस का उत्पादन होता है जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो बच जाता है वह एक बहुत ही अच्छा जैविक उर्वरक और मृदा अनुकूल है। शहरी क्षेत्रों में उच्च
उच्च दाब प्राकृतिक गैस सीएनजी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में उच्च दाब प्राकृतिक गैस सीएनजी के ईंधन के रूप में प्रयोग से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर कम हुआ है और पिछले कुछ वर्षों में से हवा स्वच्छ हुई है। अन्य भारतीय शहरों में भी सीएनजी के उपयोग का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वायु शक्ति जिन क्षेत्रों में हवा की गति आमतौर पर तीव्र होती है वहां पवन चक्की से बिजली प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा का यह स्रोत पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं डालता है। हवा के साथ साथ टरबाइन घूमते हैं और बिजली पैदा होती है, जिसमें शक नहीं कि इसमें प्रारंभिक व्यय बहुत है, लेकिन इसके लाभ ऐसे हैं जो इसकी अधिक लागत को आत्मसात कर लेते हैं। फोटोवोल्टिक सेल द्वारा सौर शक्ति प्राकृतिक रूप से भारत में सूर्य किरण के माध्यम से सौर ऊर्जा भारी मात्रा में उपलब्ध है। हम इसका प्रयोग विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कपड़े, अनाज तथा अन्य कृषि उत्पादन और दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को सुखाते हैं। सर्दी में सूर्य किरण का उपयोग हम गर्माहट के लिए करते हैं। पौधे सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। अब फोटोवोल्टिक सेलों की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। ये सेल सौर ऊर्जा को एक विशिष्ट प्रकार के उपकरण से पकड़ते हैं और फिर ऊर्जा को बिजली में बदल देते हैं। यह प्रौद्योगिकी दूर दराज के क्षेत्रों में और ऐसी जगहों के लिए उपयोगी है जहां ग्रिड अथवा तारों द्वारा विद्युत पूर्ति या तो संभव नहीं है अथवा खर्चीली है। यह प्रौद्योगिकी प्रदूषण से पूर्णतः मुक्त है। हाल के वर्षों में भारत और सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय का भी नेतृत्व कर रहा है। लघु जलीय प्लांट पहाड़ी इलाकों में लगभग सभी जगहों में झरने मिलते हैं। इन झरनों में से अधिकांशतः अस्थायी होते हैं। मिनी हाइडल प्लांट इन झरनों की ऊर्जा से छोटी टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन से बिजली का उत्पादन होता है जिसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। इस प्रकार के पावर प्लांट पर्यावरण के लिए हित कर होते हैं क्योंकि जहां वे लगाए जाते हैं वहां भू उपयोग की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि ऐसे प्लांटों के उपयोग से बड़े बड़े संचरण टावर, ट्रांसमिशन टावर्स और तारों की इसमें जरूरत नहीं होती है और संचरण की हानि को रोका जा सकता है। पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार पारंपरिक रूप से भारतीय लोग पर्यावरण के निकट रहे हैं। वे पर्यावरण के एक अंग के रूप में रहे हैं, न कि उसमें के नियंत्रक के रूप में। यदि हम अपनी कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था, आवास, परिवहन आदि को पीछे मुड़कर देखें तो पता चलेगा कि हमारे सभी क्रियाकलाप पर्यावरण के लिए हित कर रहे हैं। लेकिन आजकल हम अपनी पारंपरिक प्रणालियों से दूर हो गए हैं जिससे हमारे पर्यावरण व हमारी ग्रामीण विरासत को भारी मात्रा में हानि पहुंची है। अब समय आ गया है कि हम पारंपरिक ज्ञान पर ध्यान दें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्वास्थ्य की देखभाल है। भारत बहुत ही सौभाग्यशाली है। या औषधि गुण से युक्त पौधों का लगभग 15,000 प्रजातियां हैं। इनमें से लगभग 8,000 जड़ी बूटियों का प्रयोग उपचार की विभिन्न प्रणालियों में लोक परंपरा सहित नियमित रूप से होता है। उपचार की पश्चिमी पद्धति के अचानक आ जाने से हमारे पारंपरिक प्रणालियों जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बती व लोक प्रणालियों की अवहेलना शुरू की। अब इन स्वास्थ्य प्रणालियों की मांग पुराने रोगों के उपचार के लिए फिर से हो रही है। आजकल सभी सौंदर्य उत्पादन जैसे बालों के लिए तेल, टूथपेस्ट, शरीर के लिए लोशन, चेहरे की क्रीम इत्यादि हर्बल हैं। ये उत्पादन न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि उनसे कोई हानि नहीं होती है और उनके लिए बड़ी मात्रा में किसी औद्योगिक और रासायनिक प्रक्रिया का सहारा भी नहीं लेना पड़ता। जैविक कंपोस्ट खाद पिछले 5 दशकों में कृषि उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में हमने जैविक कंपोस्ट खाद की अवहेलना की और पूरी तरह से रासायनिक खाद का उपयोग करने लगे। इससे मात्रा में उर्वरक भूमि पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। रासायनिक प्रदूषण से जल व्यवस्था विशेषकर भूतल जल प्रणाली दूषित हुई है। यह भी सही है कि प्रत्येक वर्ष सिंचाई की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। पूरे देश में अब भारी संख्या में किसान विभिन्न जैविक अपशिष्टों जैसे
करकट से बनी कंपोस्ट खाद का उपयोग कर रहे हैं। देश के कुछ भागों में जानवर इसीलिए पाले जाते हैं जिससे वे गोबर दे सके, जो महत्वपूर्ण खाद और मिट्टी को उर्वरक बनाता है। केंचुआ सामान्यतः कंपोस्ट खाद प्रक्रिया की अपेक्षा तीव्र से जैविक वस्तुओं को कंपोस्ट में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया का अब व्यापक तौर पर प्रयोग हो रहा है। इससे नागरिक प्रशासन अधिकारियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है, क्योंकि उन्हें कम कूड़ा हटाना पड़ता है। जैविक कीट नियंत्रण हरित क्रांति के आगमन के बाद अधिक उत्पादक के लिए पूरे देश में रासायनिक कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है। इससे बहुत जल्दी प्रतिकूल प्रभाव दिखने लेंगे। भोज्य पदार्थों दूषित हो गए, मृदा जलाशयों यहाँ तक कि भूतल जल भी कीटनाशकों के कारण प्रदूषित हो गए। दूध, मांस और मछलियाँ भी दूषित पाई गई। इस चुनौती का सामना करने के लिए अब बेहतर कीट नियंत्रण तरीकों को बनाने के प्रयास हो रहे हैं। इनमें से एक उपाय पौधों के उत्पादन पर आधारित कीटनाशकों का उपयोग है। नीम के पेड़ इसमें काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं। नीम से अनेक प्रकार की कीट नियंत्रण रसायन बनाए गए हैं और उनका उपयोग हो रहा है। मिश्रित फसल और एक ही भूमि पर लगातार कई वर्ष तक अलग अलग फसलों के उत्पादन से भी किसानों को लगभग लाभ पहुंचा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जानवर और पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ी है, जो कीट नियंत्रण में सहायक है। उदाहरण के लिए सांप, चूहों और अनेक प्रकार के कीड़ों को खा जाता है। इसी प्रकार उल्लू, मोर जैसे पंछी अनेक हानिकारक कीड़ों का भक्षण करते हैं। यदि हमें इन कृषि क्षेत्र में रहने दे तो वे काफी संख्या में कीटों का नाश कर देंगे। इस संबंध में छिपकली भी उपयोगी है। हमें उनकी कीमत समझनी चाहिए और उनका संरक्षण होना चाहिए। आजकल धारणीय विकास शब्द बहुत लोकप्रिय हो गया है। विकास की विचारधारा में निश्चित ही यह एक दृष्टांत परिवर्तन है। कई प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है, लेकिन इस मार्ग को अपनाने से चिर अस्थायी विकास और सभी के लिए कल्याण सुनिश्चित होगा। निष्कर्ष, आर्थिक विकास से जिसका लक्ष्य बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाना है। पर्यावरण पर बहुत दबाव पड़ता है। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में पर्यावरण संसाधनों की मांग पूर्ति से कम थी। अब विश्व के समक्ष पर्यावरण संसाधनों की बढ़ती मांग है, लेकिन उनकी पूर्ति अत्यधिक उपयोग व दुरुपयोग की वजह से सीमित है। धारणीय विकास का लक्ष्य उस प्रकार के विकास का संवर्धन है जो कि पर्यावरण समस्याओं को कम करे और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे। पुनराप्रवर्तन। पर्यावरण के 4 कार्य हैं: संसाधन पूर्ति, अपशिष्ट विसर्जन, जननीकी और जैविक विविधता प्रदान करते हुए जीवन का पोषण तथा सौंदर्य सेवाएं प्रदान करना। जनसंख्या विस्फोट, प्रचुर मात्रा में उपभोग और उत्पादन ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला है। भारत में विकास कार्यों ने प्राकृतिक संसाधनों की निश्चित परिभाषा पर दबाव डाला है। इससे मानव सभ्यता और सुख समृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारत के पर्यावरण पर 2 प्रकार के संकट मंडरा रहे हैं। पहला संकट तो निर्धनता जनित पर्यावरण क्षय का है और दूसरा संकट संपन्नता तथा तेजी से बढ़ती औद्योगिक क्षेत्र से हो रहे प्रदूषण का है। यद्यपि सरकार अनेक प्रकार के प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा करने का यत्न कर रही है, फिर भी धारणीय विकास का मार्ग अपनाना आवश्यक है। धारणीय विकास का अर्थ वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना है कि भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में किसी बाधा का सामना न करना पड़े। प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और पारिस्थितिकी पुनर्जनन क्षमताओं को बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय संकट के निवारण से ही धारणीय विकास संभव हो पाएगा।